हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे ट्यूमर की ओवरऑल डायग्नोसिस कैसे की जाती है, क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होती है। ये एक जनरलाइज टॉपिक है जिसमें ट्यूमर का ओवरऑल इवैल्यूएशन पे हम बात करेंगे। इसमें हिस्ट्री के क्या क्या पॉइंट्स है, इमेजिंग में क्या क्या चीज़ें मिलती है, बायोप्सी की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे ताकि ट्यूमर को कैसे पकड़ते हैं या जाँच कैसे करते हैं इस बारे में आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो पाए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। ओवरऑल हर तरह के कैंसर्स के बारे में या ट्यूमर्स के बारे में जो लोग जानना चाहते हैं उनके लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हर सारी जो मोडालिटीज़ अवेलेबल है कैंसर्स के डायग्नोसिस के लिए उनके बारे में ब्रीफ में बात करेंगे, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है इस पर बात करेंगे और बाकी ओवरऑल उसको डायग्नोस कैसे करते हैं ये स्ट्रैटेजीज पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पॉइंट वीडियो। सबसे पहले किसी भी ट्यूमर या कैंसर के लिए एक डिटेल्ड हिस्ट्री ज़रूरी है। आप पेशेंट से पूछें कि उसके क्या लक्षण या क्या सिम्टम्स है। कई बार कमज़ोरी लगना, सुस्ती लगना, भूख नहीं लगना, वजन कम होना, ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स है। किसी को भी हो सकते हैं, बिना कारण के भी हो सकते हैं, लेकिन ये कई बार किसी बड़े सीरियस ट्यूमर या कैंसर की तरफ कई बार पॉइंट कर सकते हैं। इस सारी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके अलावा रिस्क फैक्टर्स का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। कई बार किसी स्मोकिंग, अल्कोहल रिलेटेड या कोई केमिकल के एक्सपोजर से रिलेटेड या कोई पहले की किसी की जेनेटिक हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री अगर किसी की ट्यूमर कैंसर की है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से अक्सर लोगों को ट्यूमर कैंसर होता है। तो ऐसे व्यक्ति में जहाँ आपको कोई पर्टिकुलर साइन सिम्टम मिल रहा है, कोई पर्टिकुलर जगह में कोई एबनॉर्मलिटी दिख रही है, कोई गठान दिख रही है या कोई ऐसी चीज़ है जो अनयूजुअल है, कोई सडन चेंज हो रहा है पेशेंट के बिहेवियर पैटर्न में या पेशेंट के ओवरऑल लाइफस्टाइल पैटर्न में जिसका कोई क्लियर कट कारण अवेलेबल नहीं है, तो वैसी चीज़ों में आपको इवैल्यूएट करना चाहिए। हालांकि ये बहुत नॉन स्पेसिफिक चीज़ है और थोड़ा बिहेवियर पैटर्न चेंज होना या थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज होना या थोड़ा भूख नहीं लगना या थोड़ा वजन नहीं बढ़ना, ये बहुत सारी बीमारियों में हो सकता है, बिना बीमारियों के भी हो सकता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ों की बेस पे आप 100% पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि ट्यूमर या कैंसर है। पर हाँ, अनयूजुअल अगर किसी व्यक्ति को और खासकर उम्र दराज पेशेंट जहाँ पे ट्यूमर और कैंसर की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, अगर वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, खासकर कोई गठान है, कोई लंप है, कोई स्वेलिंग है, कोई एबनॉर्मल ग्रोथ है या कोई स्कैनिंग में कोई एबनॉर्मल फाइंडिंग आ रही है, वहाँ पे अगर ऐसे कोई सिम्टम्स है तो आपको डेफिनेटली जांच करना पड़ेगा। वहाँ पे डेफिनेटली आपको अगर कुछ मिलेगा तो उसको फर्दर इवैल्यूएट करना पड़ेगा, बायोप्सी करनी पड़ेगी और फिर कंफर्म करना पड़ेगा कि एक्चुअल में वहाँ ट्यूमर कैंसर कुछ है या नहीं। इमेजिंग की जहाँ तक बात करें, अलग अलग तरह के लिए अलग अलग तरह की इमेजिंग मोडालिटीज़ आती हैं। अलग ट्यूमर्स के लिए किसी के लिए एक्सरे का प्रयोग होता है। मान लीजिए कोई अगर हड्डियों में ट्यूमर है या कोई लंग्स में ट्यूमर है तो वहाँ एक्सरे का प्रयोग कर सकते हैं। अगर पेट वगैरह में कोई ट्यूमर गठान आपको देखनी है, कोई सॉफ्ट टिश्यू के अंदर ब्रेस्ट वगैरह में देखनी है तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग कर सकते हैं। सीटी स्कैन ज़्यादातर जगह पे यूज़ होता है क्योंकि उसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा अच्छा क्रॉस सेक्शन में आपको इमेज देता है कौन सा ट्यूमर है, कितना फैला हुआ है, आसपास के किस स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व किया हुआ है, आसपास के स्ट्रक्चर में ट्यूमर फैला है या नहीं फैला है, वहाँ पे आपको कहाँ कितना इंसिजन देना है, कितना काटना है, सर्जरी की प्लानिंग कैसे करनी है, सर्जरी के बाद की प्लानिंग कैसे करनी है, उसके बाद कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी कैसे देना है, ये बहुत सारी चीज़ें आपको सीटी स्कैन द्वारा पता चलती है। इसलिए ज़्यादातर किसी भी व्यक्ति को अगर ट्यूमर या कैंसर का डायग्नोसिस करना होता है तो सीटी स्कैन उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसी तरह से एमआरआई का भी वही रोल है, खासकर अगर किसी को ब्रेन का या स्पाइन का कोई ऐसी सॉफ्ट टिश्यू का जहाँ पे आपको पता करना है कि ट्यूमर है या नहीं और है तो कितना फैला हुआ है, वहाँ पे एमआरआई का ज़्यादा रोल होता है। कई जगह पे सीटी या एमआरआई को ऑल्टरनेटिवली यूज़ करते हैं, किसी किसी केस में दोनों को साथ में भी किया जाता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन सीटी से मिलती है, कुछ एमआरआई से। ज़्यादातर सॉफ्ट टिश्यू का डिफ्रेंसिएशन जो है, यानी टिश्यू का क्या कैरेक्टर है, नेचर है, डिफ्रेंशिएट करने में एमआरआई ज़्यादा मदद करता है। सीटी स्कैन की कई बार कई जगह पे पेनिट्रेशन ज़्यादा अच्छी होती है, क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग ज़्यादा अच्छी होती है, कॉन्ट्रास्ट में ज़्यादा अच्छा सीटी में पता चलता है। कोई अलग किसी रक्त नली में अगर कोई चीज़ फैली हुई हो तो वो सारी चीज़ें सीटी में ज़्यादा पता चलती है। तो इसलिए अलग अलग केस में अलग अलग चीज़ें यूज़ होती है, पर ज़्यादातर एटलीस्ट दोनों में से एक मोडालिटी मोस्ट ऑफ द ट्यूमर्स और कैंसर में यूज़ होती है। आपको ट्यूमर कहाँ है, कितना फैला है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। इसके अलावा एक होता है पेट स्कैन यानी पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, जिसमें एक रेडियो एक्टिव ट्रेसर पेशेंट को दिया जाता है ये देखने के लिए कि अलग अलग जगह पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी कितनी है। ज़्यादातर कैंसर सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है कि उसके सेल्स को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रेसर वहाँ पे जाके बैठ जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति को अलग अलग जगह पे कैंसर फैला हुआ है या आपको मिल नहीं रहा है कि पेशेंट को सिम्टम्स हो रहे हैं लेकिन कैंसर है कहाँ, तो वहाँ पे ये पेट स्कैन आपकी मदद करता है, क्योंकि जहाँ पे भी सेल्स की एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी मिलती है वहाँ पे ट्रेसर जाके ज़्यादा बैठ जाता है।
जिसकी वजह से आप उस एरिया को स्कैन में डिटेक्ट कर पाते हैं और फिर वहाँ पे जब स्पेसिफिक आप स्कैनिंग करते हैं CT MRI द्वारा तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है और आपको कंफर्म होता है कि उसको ट्यूमर कैंसर है या नहीं। इसके अलावा आता है बायोप्सी। बायोप्सी में बेसिकली जो ट्यूमर जहाँ पे भी आप लोकेट करते हैं उसका एक छोटा सा टुकड़ा निकाल के माइक्रोस्कोप से देखते हैं। इसमें आपको ये पता चलता है कि एक्चुअल में ट्यूमर कैंसर है या नहीं है, तो कौन से टाइप का है, कितना अग्रेसिव है और कौन कौन सी दवाओं का उसमें रिस्पॉन्स का चांस है। ये सारी चीज़ें बिना बायोप्सी के कंफर्म नहीं होती। ज़्यादातर ट्यूमर कैंसर की डायग्नोसिस बिना बायोप्सी के कंफर्म कभी नहीं होती, क्योंकि कई बार क्या है, गठाने और बहुत सारी चीज़ें जो है वैसे भी दिखाई दे सकती है। कई गठाने ट्यूमर की भी हो सकती है, आप उसको कैंसर सोच के ट्रीटमेंट चालू कर दो तो ट्रीटमेंट का नुकसान हो सकता है। तो ऐसे केस में जब तक 100% श्योर नहीं हो जाए आप ट्रीटमेंट चालू नहीं करते। तो वैसे केस में आप बायोप्सी करते हैं। इसमें 3 तरह की बायोप्सी आती है। एक फाइन नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी यानी FNAC, जहाँ पे थोड़े से सेल्स कलेक्ट किए जाते हैं। एक होता है कोर नीडल बायोप्सी, जहाँ पे बड़ा नीडल डाल के टुकड़ा निकाला जाता है। एक होता है सर्जिकल बायोप्सी, जहाँ एक सर्जरी करके पूरा ट्यूमर को ही निकाल देते हैं और फिर पूरा ट्यूमर को ही पैथोलॉजिकल असेसमेंट के लिए भेजते हैं या उसका बड़ा टुकड़ा निकाल के भेजते हैं। तो ये तीनों में कोई भी एक टेक्निक यूज़ की जाती है और उसके हिसाब से जब स्लाइड में आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन सा ट्यूमर है, कितना फैला ट्यूमर है। ज़्यादातर ये बायोप्सी अल्ट्रासाउंड गाइडेड या CT गाइडेड या कभी कभार डायरेक्ट भी की जाती है। उसके बाद कितने सेल्स आते हैं उसके असेसमेंट के बेसिस पे आप ट्रीटमेंट निर्धारित करते हो। पर किसी भी ट्यूमर और कैंसर की डायग्नोसिस में बायोप्सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अक्सर इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, नहीं तो कई बार गलत डायग्नोसिस होने का चांस होता है। इसके अलावा करते हैं लेबोरेटरी टेस्ट, जिसमें जिस तरह का जो ट्यूमर है उसके क्या ट्यूमर मार्कर्स है, क्या जेनेटिक उसकी वेरिएशंस है, ये सारी चीज़ों को असेस करते हैं। और एडिशनल टेस्ट में आप ये देखते हैं कि अलग अलग ऑर्गन्स का फंक्शन कैसा है, ब्रेन का फंक्शन कैसा है, किडनी का फंक्शन, लिवर का फंक्शन, हार्ट का फंक्शन, ये सारी चीज़ें कैसी है, ये भी आप चीज़ों को असेस करते हो। हर ऑर्गन के अलग अलग टेस्ट आते हैं, उसके हिसाब से आप डिफ्रेंशिएट करते हो कि व्यक्ति को कौन कौन से सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही है और आपको दवाएं किस हिसाब से देनी है, दवाओं का भी क्या साइड इफेक्ट हो रहा है, कोई सिस्टम फेल तो नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ें भी आपको लेबोरेटरी टेस्ट द्वारा पता चलती है। इसके अलावा एक होता है पैथोलॉजिकल इवैल्यूएशन, जिसमें सेल्स किस टाइप को देख के जो माइक्रोस्कोप द्वारा पैथोलॉजिस्ट देखता है उसके बेसिस पे, और ट्यूमर किस तरह का उसका स्ट्रक्चर है, साइज शेप कैसा है, इसके बेसिस पे जज किया जाता है कि उसको फैलने के कितने चांसेस है, वो बेनाइन ट्यूमर है या मैलिग्नेंट ट्यूमर है। उसकी ग्रेड, उसकी टाइप, उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर को जज किया जाता है, जिसको पैथोलॉजिकल इवैल्यूएशन बोलते हैं। ये बायोप्सी के बाद ही होता है, यानी बायोप्सी करके जो टुकड़ा निकाला जाता है उसको पैथोलॉजी में भेजा जाता है और उसके बाद जो पैथोलॉजिस्ट आपको बताते हैं उसके बेसिस पे फिर फाइनल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और ओवरऑल क्या क्या चीज़ों को पेशेंट के लिए करना है, क्या चीज़ें नहीं करनी, उसका डिसीजन लिया जाता है। आज के टॉपिक में हमने ट्यूमर के डायग्नोसिस पैटर्न पर बात करी ब्रीफ में। हर ट्यूमर का वैसे डायग्नोस्टिक पैटर्न और टेस्ट सब कुछ अलग होता है, जो कि हमने सेपरेट वीडियोस में डिस्कस किया है। आज एक बेसिक ओवरव्यू हमने किया कि ट्यूमर की डायग्नोसिस कैसे करते हैं, ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए। अलग अलग कैंसर और ट्यूमर की डिटेल्स यदि आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग वीडियोज़ हमारे चैनल पर अवेलेबल है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा